2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत। भारत पूरी तरह से कांग्रेस मुक्त तो नहीं हुआ, लेकिन 2014 और उसके बाद के कुछ साल में बीजेपी ने देश की करीब 75% आबादी पर अपनी सत्ता जमा ली थी। वक्त बीता, बीजेपी का ग्राफ गिरा, लेकिन इतना नहीं कि कांग्रेस केंद्र में आ सके। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब के अलावा और भी कहीं कामयाबी कांग्रेस को नहीं मिली और नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हताश, निराश नजर आने लगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद जैसे कुछ नेताओं का ठिकाना बनी बीजेपी, जिसकी कांग्रेस से जन्मजात अदावत है। लेकिन कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान किसी ने पहुंचाया तो वो है ममता बनर्जी, जिनकी पार्टी टीएमसी में शामिल होने वाले कांग्रेसियों की एक लंबी फेहरिस्त है। इनमें असम की सांसद रहे सुष्मिता देव से लेकर मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिन फेलेरो तक शामिल हैं। इनके अलावा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी से लेकर बिहार के बड़े कांग्रेसी नेता कीर्ति आजाद और यूपी में प्रियंका गांधी की टीम के अहम सदस्य रहे ललितेश पति त्रिपाठी शामिल हैं। इनके अलावा अशोक तंवर, सुभल भौमिक जैसे तमाम और नेता हैं जो कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में आ गए हैं। और अब ऐसा लगने लगा है कि टीएमसी का नया नारा बन गया है नेता मुक्त कांग्रेस। तो आखिर वो वजह क्या है कि कांग्रेस के बागियों को ममता बनर्जी इतनी तवज्जो दे रही हैं, और क्या इसके पीछे 1997 में सोनिया गांधी से ममता बनर्जी की हुई वो खटपट है, जिसका बदला ममता बनर्जी कांग्रेस के नेताओं को अपने पाले में खींचकर निकाल रही हैं। आज बात इन्हीं मुद्दों पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस की बेहद लोकप्रिय युवा नेता हुआ करती थी। वामपंथ के खिलाफ मजबूती से कांग्रेस का कोई नेता लड़ाई लड़ रहा था तो वो ममता बनर्जी ही थी। लेफ्ट के कार्यकर्ताओं के हमले में ममता की मौत होते होते बची थी, लेकिन फिर भी वो मजबूती से खड़ी रही थी। यही वजह थी कि राजीव गांधी उन्हें खास तवज्जो देते थे और उन्हें प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। 1991 में राजीव गांधी की मौत के बाद जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ममता को केंद्र में मंत्री बना दिया, लेकिन ममता पद पर लंबे समय तक नहीं टिकी। 1992 में उन्होंने कांग्रेसी नेताओं के विरोध के बाद भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और हार गईं। इसके बाद उन्होंने केंद्र के टाडा कानून के विरोध में संसद में हंगामा तक किया और फिर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 1995 के आखिर में उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया, जिसकी वजह से कांग्रेस में ही उनके और भी दुश्मन हो गए। 1996 आते आते कांग्रेस में ममता बनर्जी के दुश्मनों की एक लंबी फहरिस्त हो गई। तो अब कांग्रेस लोकसभा का चुनाव हार चुकी थी। नरसिम्हा राव पर घोटाले के आरोप लगे थे और आरोप सिद्ध होने से पहले ही उन्हें अध्यक्ष पद की कुर्सी से हटा दिया गया था। सीताराम केसरी कांग्रेस के नए अध्यक्ष थे और कांग्रेस देवगौड़ा के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा की सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी। 1997 में ममता ने फिर से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने की कोशिश की। तब पश्चिम बंगाल में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे सोमेंद्र नाथ मित्रा। लोग उन्हें सोमेन मित्रा भी कहते थे। ममता बनर्जी की सोमेन मित्रा से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। ममता बनर्जी को लगता था कि सोमेन मित्रा लेफ्ट के सिंपैथाइजर हैं और उनके लिए ही काम करते हैं। ममता सोमेन मित्रा को तरबूज कहा करती थी, क्योंकि तरबूज अंदर से लाल होता है और वामपंथी दलों की शिनाख्त भी लाल रंग से ही होती है। हालांकि ममता बनर्जी 27 वोटों से सोमेन मित्रा से चुनाव हार गईं। उस वक्त ममता प्रदेश यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष हुआ करती। कुल मिलाकर बंगाल कांग्रेस के नेता तब दो धड़ों में बटे हुए थे। नरम दल के नेताओं का नेतृत्व सोमेन मित्रा के हाथ में था, जबकि गरम दल का प्रतिनिधित्व खुद ममता बनर्जी कर रही थी। कांग्रेस में यह फूट साफ साफ समझ में आ रही थी। इस बीच सीताराम केसरी और प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के बीच की तल्खी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कांग्रेस ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। देवगौड़ा को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इससे ममता बनर्जी और भी ज्यादा नाराज हो गई। उन्होंने सवाल किया कि जब कांग्रेसी समर्थक उनसे पूछेंगे कि एक सेक्युलर सरकार से समर्थन वापस क्यों लिया गया है, तो वो क्या जवाब देंगी। ममता अपनी किताब में लिखती हैं
कि वो समझ ही नहीं पाई कि सीताराम केसरी ने आखिर ऐसा किया क्यों। और इससे भी ज़्यादा नाराज ममता तब हुई जब एक ही हफ्ते के अंदर ही सीताराम केसरी ने फिर से संयुक्त मोर्चा की सरकार का समर्थन कर दिया। बस मुखिया इस बार देवगौड़ा की जगह इंद्र कुमार गुजराल थे। इस बीच सीताराम केसरी ने घोषणा कर दी कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन कलकत्ता में होगा। तारीख तय हुई 8, 9 और 10 अगस्त 1997। लेकिन ममता बागी हो चुकी थी। उन्होंने तय किया कि 9 अगस्त को वो भी कलकत्ता में एक बड़ी रैली करेंगी। कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में था तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सोमेन मित्रा की ही थी। यह भी तय हुआ कि कलकत्ता के ही अधिवेशन में सोनिया गांधी आधिकारिक तौर पर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करेंगी। ऐसे में कलकत्ता का अधिवेशन कांग्रेस के लिए भी बेहद ही महत्वपूर्ण हो गया। कांग्रेस नेताओं को सोनिया गांधी के शामिल होने की वजह से ये लगा कि ममता की रैली तो अब फ्लॉप हो ही जाएगी। वहीं ममता ने कहा कि उनकी रैली होगी और उनकी रैली में जमीन से जुड़े कांग्रेसी नेता शामिल होंगे, जरूर शामिल होंगे। सीताराम केसरी ने ममता को रोकने की एक आखिरी कोशिश भी की। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद और कोषाध्यक्ष अहमद पटेल को ममता के पास भेजा। 2 घंटे तक दोनों नेताओं ने ममता को मनाने की कोशिश की, लेकिन ममता नहीं मानी। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि ममता की इस रैली से सोनिया गांधी को अच्छा नहीं लगेगा, तो ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी को भी अपनी रैली में बुलाने के लिए निमंत्रण दे दिया। कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ और ममता की रैली भी। कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने वाला कोई नेता ममता की रैली में न जा सके, इसके लिए अधिवेशन के दौरान दरवाजे बंद रखे गए। लेकिन कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं जैसे कि मार्गरेट अल्वा, सुनील दत्त, सीके जाफर शरीफ और AR अंतुले जैसे नेताओं ने ममता बनर्जी को उनके घर फोन किया। वहीं ममता की रैली में करीब 3 लाख लोग जुटे, जो कांग्रेस अधिवेशन वाली जगह से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर हो रही थी। ममता ने कहा, अब इंदिरा जी नहीं रहीं, राजीव गांधी भी नहीं रहे, तो अब कांग्रेस में क्या है। भीड़ ने चिल्लाकर ममता का समर्थन किया। ममता ने कहा कि अब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को ये दिखाऊंगी कि कांग्रेस में निष्पक्ष चुनाव कैसे होते हैं। हालांकि ममता ने इस रैली में ये कभी नहीं कहा, कहीं नहीं कहा कि वो अपनी अलग पार्टी बनाएंगी। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की फॉरवर्ड ब्लॉक, देशबंधु चित्तरंजन दास की स्वराज पार्टी और इंदिरा गांधी का उदाहरण दिया कि कैसे कांग्रेस के साथ रहते हुए भी अलग से काम किया जा सकता है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी जानते थे कि ममता के साथ लोग हैं, लिहाजा कांग्रेस ममता के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रही थी। खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी ने तब कहा था कि ममता बनर्जी मेरी बेटी की तरह हैं, उनको कांग्रेस से निकालने पर फायदा सिर्फ CPM को ही होगा। वो भी उन्हीं ताकतों के खिलाफ लड़ रही हैं जिनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूं। जल्दी ही ममता को पता चलेगा कि चचा सही थे और वो मेरे पास आएंगी। ममता के पास कांग्रेस में हमेशा जगह है। वो जब भी मेरे पास आएंगी और किसी भी पद के लिए कहेंगी, मैं उन्हें दूंगा। सीताराम केसरी को लोग चचा कहते थे। इस बीच सीताराम केसरी ने 29 नवंबर 1997 को इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व वाले संयुक्त मोर्चा की सरकार से भी समर्थन वापस ले लिया। गुजराल की सरकार गिर गई। इससे कई कांग्रेसी नेता भी सीताराम केसरी से खफा हो गए। खुद तब प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि सीताराम केसरी खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। केसरी से नाराज नेताओं की एक लंबी लिस्ट तैयार हो गई और फिर कांग्रेस नेताओं ने सोनिया गांधी से कहा कि वो कांग्रेस का नेतृत्व करें। कांग्रेस नेताओं ने नारा उछाला, सोनिया लाओ, देश बचाओ। ममता बनर्जी और एक कदम आगे बढ़ गईं। नारा दिया, केसरी भगाओ, कांग्रेस बचाओ। ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी के घर 10 जनपद भी आना जाना शुरू कर दिया। खुलकर सोनिया गांधी के साथ खड़ी हो गई। सीताराम केसरी ने जब कहा कि ममता बनर्जी उनकी बेटी की तरह हैं, तो ममता ने कहा कि उनके पिता हैं और उन्हें सीताराम केसरी की जरूरत नहीं है। इस बीच 12 दिसंबर 1997 को सोनिया ने ममता को दिल्ली बुलाया। ममता ने मुलाकात की और कहा कि उन्हें पार्टी का नेतृत्व अपने हाथ में लेना चाहिए। सोनिया ने खुद को विदेशी मूल का बताकर नेतृत्व से इनकार कर दिया।
लेकिन 29 दिसंबर 1997 को कांग्रेस की होने वाली रैली में शामिल होने के लिए हामी भर दी। सोनिया ने ममता और सोमेन मित्रा दोनों से कहा कि वो मिलकर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के लिए काम करें। ममता को उम्मीद थी कि सोनिया के हस्तक्षेप से चीजें उनके पक्ष में हो जाएंगी। सोनिया गांधी भी नहीं चाहती थी कि ममता कांग्रेस से अलग हों, और इसके लिए सोनिया गांधी ने एआईसीसी के महासचिव ऑस्कर फर्नांडीज से एक नोट तैयार करने को कहा, जो पश्चिम बंगाल के प्रभारी भी हुआ करते थे। ऑस्कर फर्नांडीज ने नोट तैयार किया, लेकिन उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात नहीं की। तब ममता ने आरोप लगाया कि प्रणब मुखर्जी, प्रियरंजन दास मुंशी और सोमेन मित्रा ने ऑस्कर फर्नांडीज को इतना उलझा दिया कि ऑस्कर ममता से मिल ही नहीं सके। ममता को आखिरी उम्मीद सोनिया गांधी से थी, लेकिन सोनिया ने भी मदद नहीं की। ममता ने कहा कि उस वक्त के नेता ममता को नेता के तौर पर स्वीकार करने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। ममता ने मन बना लिया, अपनी पार्टी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। निर्वाचन आयोग से मुलाकात का वक्त भी तय कर लिया। 17 दिसंबर को कांग्रेस के अजीत पांजा ममता के पास मैसेज लेकर पहुंचे। मैसेज में कहा गया था कि सोनिया गांधी ने संदेश दिया है कि ममता निर्वाचन आयोग के साथ की अपनी मुलाकात को रद्द कर दें और अगले 24 घंटे तक इंतजार करें। सोनिया पहले ऑस्कर फर्नांडीज और फिर ममता से बात करेंगी। ममता मान गई, कहा कि वह 17 दिसंबर को निर्वाचन आयोग नहीं जाएंगी, लेकिन उन्होंने दूसरे नेताओं के हाथ नई पार्टी बनाने के लिए जरूरी दस्तावेज निर्वाचन आयोग को भिजवा दिए थे, क्योंकि 17 दिसंबर पार्टी बनाने के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख थी। इस बात की जानकारी सिर्फ 3 लोगों को थी, खुद ममता बनर्जी को, मुकुल रॉय को और रतन मुखर्जी को। हालांकि सोनिया ने 17 दिसंबर को ही ममता को अपने घर बुलवाया। सोनिया ने ऑस्कर फर्नांडीज से कहा कि मुद्दे को सुलझाया जाए। तय हुआ कि ममता बनर्जी बंगाल की चुनाव प्रभारी बनेंगी। इसके तहत ममता को आगामी लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी मिलनी थी। साथ ही लोकसभा की बंगाल की 42 में से 21 सीटों पर ममता अपनी पसंद के उम्मीदवार उतार सकती थी। खुद सीताराम केसरी ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 19 दिसंबर की रात सोनिया गांधी ने ममता से फिर मुलाकात की। ऑस्कर फर्नांडीज ने कहा कि ममता के लिए गए फैसले को न्यूज एजेंसी पीटीआई को जल्द ही भेजा जाएगा, जहां से मीडिया में यह खबर आ जाएगी। राजी खुशी ममता बनर्जी 20 दिसंबर को दिल्ली से कोलकाता के लिए निकल गईं। तब कोलकाता कलकत्ता हुआ करता था। 21 दिसंबर को हैदराबाद में सीताराम केसरी ने घोषणा की कि ममता बनर्जी इलेक्शन कैंपेन कमेटी की कन्वीनर तो होंगी, लेकिन वो सिर्फ प्रचार का काम देखेंगी, प्रत्याशियों के चयन में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अजीत पांजा और बंगाल के मुख्यमंत्री रह चुके सिद्धार्थ शंकर रे ने फैक्स भेजकर सीताराम केसरी के इस फैसले की मुखालफत कर दी। 22 दिसंबर को ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, घोषणा की कि वो और उनके समर्थक ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर अगला चुनाव लड़ेंगे। अभी ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही रही थीं कि उनके पास खबर आई कि उन्हें कांग्रेस से 6 साल के लिए बाहर कर दिया गया है। ममता बनर्जी तुरंत अपनी मां के पास पहुंची। उनकी मां गायत्री देवी लगातार ममता से कांग्रेस में बने रहने के लिए कहती रही थी, लेकिन उस दिन गायत्री देवी ने कुछ अलग कहा। उन्होंने कहा, मैं फिर कभी तुमसे कांग्रेस में काम करने के लिए नहीं कहूंगी। जाओ और तृणमूल कांग्रेस के लिए काम करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कांग्रेस के साथ ही और भी लोगों को लगा था कि ममता बनर्जी तो पार्टी नहीं बना पाई हैं, वो कांग्रेस के झांसे में आकर पार्टी बनाने से चूक गई हैं। लेकिन ऐसा था नहीं, पार्टी बन चुकी थी। रतन मुखर्जी, अजीत पांजा और मुकुल राय नई पार्टी बना चुके थे। बात जब सिंबल की आई तो निर्वाचन आयोग में बैठे बैठे ही ममता ने कागज पर जोड़ा घास फूल बना दिया और इस तरह से 1 जनवरी 1998 को नई पार्टी अस्तित्व में आई, जिसका नाम हुआ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। कांग्रेस से निकली ममता बनर्जी वाजपेयी सरकार में केंद्र में रेल मंत्री बनी, लेकिन राज्य की सत्ता में आने के लिए उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ा, लंबा इंतजार करना पड़ा। आखिरकार 2011 में उनका सपना पूरा हुआ और वो बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित हुई। तो अब भी उन्हें कोई नहीं हिला पाया है, लेकिन अब बंगाल का दायरा शायद ममता बनर्जी के लिए छोटा पड़ने लगा है। उन्हें विस्तार की ज़रूरत है,
उनकी पार्टी को विस्तार की ज़रूरत है और इसमें काम आ रही है ममता बनर्जी की सोनिया गांधी से करीब 22 साल पुरानी अदावत, जिसमें ममता सोनिया को लगातार मात देती हुई दिख रही हैं और सोनिया के सिपहसालारों को अपने पाले में करके ममता अब कांग्रेस के खिलाफ ही सबसे बड़ा दांव खेल रही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए अनकट।